हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जैन स्टडी पॉइंट। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर 12 दैट इज़ एटम्स। एटम्स के बारे में आप बहुत प्रीवियस क्लासेस से स्टडी करते आ रहे हो। एटम्स के बारे में आपने केमिस्ट्री में भी बहुत डिटेल में स्टडी किया हुआ है, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मैटर के बारे में। हमारे सराउंडिंग मैटर प्रेजेंट है। ये माना जाता था कि जो मैटर है ये क्या है, बहुत स्मॉलर एंड इंडिविजिबल पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। और इन पार्टिकल्स को क्या बोला जाता है? एटम्स, ठीक है। बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ये और इंडिविजिबल होते हैं, मतलब हम इन्हें फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। फिर एटम्स के स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी थ्योरी दी। सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर को स्टडी किया गया था बाय जे थॉमसन, ठीक है। फिर उन्होंने जो हमें एटॉमिक मॉडल प्रोवाइड किया था उसको फर्दर मॉडिफाई किया गया बाय रदरफोर्ड। हम इस चैप्टर में रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर जो रदरफोर्ड मॉडल था उसको दोबारा से मॉडिफाई किया गया बाय नील्स बोहर, ठीक है। नील्स बोहर ने जो हमें एटॉमिक मॉडल दिया उसे हम अभी तक स्टडी कर रहे हैं, क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं पहले थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। According to the Thomson's model of atom, every atom consists of a positively charged sphere of radius of the order of 10 raised to power minus 10 meter, in which entire mass and positive charge of the atom are uniformly distributed. देखो इस तरह से जो थॉमसन्स मॉडल था उसके अकॉर्डिंग एटम किसका बना हुआ है? इट कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर लाइक दिस, ठीक है, इन विच whole mass, entire mass and the positive charge is uniformly embedded, clear. Next point of this model is inside this sphere electrons are embedded like seeds in watermelon or like plums in pudding, इसलिए इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी बोला जाता है, ठीक है। मॉडल ऑफ एटम, प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटम, क्लियर। अब नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से इस एटम के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थे? लाइक एग्जाम्पल यहाँ पे ली गई, लाइक सीड्स इन अ वाटर मेलन, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट था इनसाइड दिस पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर। नेक्स्ट, the number of electrons is such that their negative charge is equal to the positive charge of atom. अब यहाँ पे क्या कहा गया कि कितने इलेक्ट्रॉन्स, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इज सच दैट नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू द पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम। एटम के ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज भी होगा। सो वी कैन से दैट एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। अगर मान लो पॉजिटिव चार्ज 5 है प्लस 5 कूलम, ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज भी हमें कितना लेना है? -5 कूलम। एटम एज अ होल क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा, क्लियर। सो दीज ऑल आर दी पॉइंट्स ऑफ थॉमसन्स मॉडल। अब कुछ लिमिटेशंस थी यहाँ पे थॉमसन मॉडल की, जिसके कारण इसको फर्दर रदरफोर्ड के द्वारा मॉडिफाई किया गया। वो लिमिटेशंस क्या थी? It could not explain the origin of spectral lines of hydrogen and other atoms observed experimentally. ये हाइड्रोजन है या फिर जो अदर एटम्स हैं उनके स्पेक्ट्रल लाइन, स्पेक्ट्रम को हम इसी चैप्टर में आगे जाके स्टडी करेंगे, तब आपको और ज़्यादा क्लियर होगा कि ये हाइड्रोजन और अदर एटम्स के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। सेकेंड लिमिटेशन क्या थी? इट कुड नॉट एक्सप्लेन लार्ज एंगल स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स फ्रॉम थिन मेटल फॉइल्स एज ऑब्जर्व्ड बाय द रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इसमें उन्होंने क्या किया था? एक बहुत ही ज़्यादा थिन गोल्ड फॉइल ले ली थी और उसके ऊपर अल्फ़ा पार्टिकल्स को कोलाइड करवाया था, ठीक है, टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। ये सारे कॉन्सेप्ट्स को थॉमसन्स मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, जिसके कारण इस मॉडल को डिस्कार्ड कर दिया गया था, ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि थॉमसन मॉडल क्या है। अकॉर्डिंग टू थॉमसन्स मॉडल, atom consists of a positively charged sphere, entire positive charge is uniformly distributed, ठीक है।
फिर थॉमसन्स मॉडल की एक और लिमिटेशन थी कि वो इलेक्ट्रॉन्स की फिक्स्ड पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं कर सका, ठीक है। उनके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव चार्ज के अंदर इम्बेडेड है, ठीक है। ये सारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज्ड रीजन है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इम्बेडेड है, लाइक वाटरमेलन, ठीक है। बाद में ये प्रूव हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स एटम न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट नहीं होते, न्यूक्लियस के बाहर डेफिनाइट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये मॉडल बिल्कुल डिस्कार्ड कर दिया गया था। स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज रदरफोर्ड्स अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इससे पहले हमने थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल को स्टडी किया था, जिसकी लिमिटेशंस के कारण उस मॉडल को डिस्कार्ड कर दिया गया और उसके बाद रदरफोर्ड ने अपना अल्फा रे बेस्ड एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, जिससे हमें एटॉमिक न्यूक्लियस की डिस्कवरी के बारे में पता लगा, ठीक है। थॉमसन मॉडल से ऐसी न्यूक्लियस के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिल रही थी। तो जो एक्सपेरिमेंटल रदरफोर्ड ने सेटअप किया था, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो यूज किया था वो इस तरह से था। यहाँ पे एस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सोर्स ऑफ दी अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। कोई भी रेडियो एक्टिव सोर्स है जो अल्फा पार्टिकल्स को एमिट कर रहा है। इट इज प्लेस्ड इनसाइड अ लेड कैविटी। फिर कॉलीमेटर की हेल्प से हमने कॉलीमेटेड बीम, नैरो बीम फॉर्म कर ली है। फिर इस बीम को रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल के ऊपर फॉल करवाया, जो बहुत ही ज्यादा थिन थी, ठीक है, जिसकी थिकनेस बहुत ज्यादा लेस थी। जब अल्फा पार्टिकल्स इस गोल्ड फॉइल के ऊपर फॉल कर रहे थे तो वो स्कैटर कर गए, ठीक है। जो ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे हमें मिली उसके बेस पे एटम का स्ट्रक्चर काफी हद तक क्लियर हो गया था और एटॉमिक न्यूक्लियस की इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप से डिस्कवरी हुई थी, ठीक है। फिर जो अल्फा पार्टिकल्स यहाँ पे स्कैटर कर रहे थे उन्हें ऑब्जर्व करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए हमने यहाँ पे एक रोटेटेबल डिटेक्टर कनेक्ट किया हुआ है, विच इज provided with zinc sulfide screen. Clear? The observations of this experiment are, first is most of the alpha particles pass straight through the gold foil. It means they do not suffer any collision with the gold atoms. ठीक है, यहाँ पे देखो जो हमने गोल्ड फॉइल यूज की हुई थी, मोस्ट ऑफ दी अल्फा पार्टिकल्स अनडेविएटेडली विदाउट एनी डेविएशन स्ट्रेट पाथ में बाहर आ गए। इसका मतलब क्या था, दे डू नॉट सफर एनी कॉलिजन। इसका मतलब एटम के अंदर बहुत ज्यादा एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट है, जिसके कारण अल्फा पार्टिकल्स विदाउट एनी कॉलिजन बाहर आ गए थ्रू द गोल्ड फॉइल, ठीक है। Next point, only about 0.14% of incident alpha particles scatter by more than 1 degree. Only about 0.14%, कितनी स्मॉल परसेंटेज है ये, ठीक है। इतने लेस अल्फा पार्टिकल स्कैटर कर रहे थे बाय मोर देन 1 डिग्री। थर्ड पॉइंट, about 1 alpha particle in every 8,000 alpha particles deflect by more than 90 degree, ठीक है। आप खुद इमेजिन कर सकते हो कितनी स्मॉल रेशो है, ठीक है। जो अल्फा पार्टिकल्स यहाँ पे डिफ्लेक्ट कर रहे हैं बाय मोर देन 90 डिग्री, उनकी रेशो कितनी स्मॉल है, 1 in every 8,000 अल्फा पार्टिकल्स। इन ऑब्जर्वेशन से देखो क्या क्लियर हुआ, यहाँ पे एक और डायग्राम बनाया गया इसे समझने के लिए। कंसीडर कर लो ये हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स है, ठीक है। इन अल्फा पार्टिकल्स को हम इस तरह से कंसीडर कर रहे हैं, दिस इज फर्स्ट अल्फा पार्टिकल, दिस इज सेकेंड, ठीक है। सेकेंड अल्फा पार्टिकल देखो इस तरह से डिफ्लेक्ट हो रहा है, इसको 2 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको 2 डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर ये हमारे पास थर्ड अल्फा पार्टिकल है जो इस तरह की डिफ्लेक्शन को शो कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली ये वाले अल्फा पार्टिकल को हम 3 डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो अब ध्यान से स्टडी करते हैं, पहले फर्स्ट अल्फा पार्टिकल की बात करते हैं। फर्स्ट अल्फा पार्टिकल देखो इस तरह से
ये मूव कर रहा था कि यहाँ पे न्यूक्लियस के साथ ये हेड ऑन कॉलिजन करेगा, ठीक है, बट अप टू अ सर्टेन डिस्टेंस ये मूव करता है, उसके बाद एटॉमिक न्यूक्लियस इसको रिपेल करेगा। अल्फा पार्टिकल होता क्या है, देखो अल्फा पार्टिकल की अगर हम बात करें तो अल्फा पार्टिकल पे चार्ज क्या होता है, इसके पास 2 प्रोटॉन्स होते हैं। अल्फा पार्टिकल हैज 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स. So we can say that alpha particle has 4 units of mass. It has 4 units of mass and 2 units of positive charge. ठीक है, alpha particle has 2 units of positive charge. अब जब ये अल्फा पार्टिकल एटॉमिक न्यूक्लियस के साथ हेड ऑन कॉलिजन कर रहा था तो अप टू अ सर्टेन डिस्टेंस तक ये मूव करेगा, उसके बाद ये यहाँ पे स्टॉप हो गया, ठीक है, ड्यू टू द रिपल्सिव फोर्स ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियस, जिसके बाद ये अपने उसी पाथ को रिट्रेस कर गया, ठीक है, ये स्कैटर कर गया बाय एंगल ऑफ 180 डिग्री, ठीक है, यहाँ पे स्कैटरिंग हुई बाय एंगल ऑफ 180 डिग्री। जिस पाथ से अल्फा पार्टिकल आ रहा था उसी पाथ को वो वापस रिट्रेस कर गया। फिर सेकेंड अल्फा पार्टिकल की बात करते हैं। सेकेंड अल्फा पार्टिकल देखो इस तरह से न्यूक्लियस के साथ स्ट्राइक करने वाला था, बट अप टू अ सर्टेन डिस्टेंस तक मूव करने के बाद वो इस तरह से डिफ्लेक्ट हो गया। यहाँ पे डिफ्लेक्शन देखो कितने एंगल की आ रही है, यहाँ पे थीटा क्या बन रहा है, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो सेकंड में हम कह सकते हैं कि यहाँ पे अल्फा पार्टिकल स्कैटर कर गया ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस बाय एंगल थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है। सिमिलरली विद दिस, इस अल्फा पार्टिकल के साथ भी देखो एंगल कितना बनेगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री। अब बात करते हैं थर्ड अल्फा पार्टिकल की। थर्ड अल्फा पार्टिकल इस एटॉमिक न्यूक्लियस से डिस्टेंस पे प्रेजेंट था, जिसके कारण इस पे लेस रिपल्सिव फोर्स एक्सर्ट होगा और ये इस तरह की स्कैटरिंग, इस तरह की डिफ्लेक्शन को शो कर रहा था। यहाँ पे एंगल क्या बनेगा, इट इज लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। सिमिलरली विथ 3 ये वाला अल्फा पार्टिकल भी देखो इस तरह से ये अपने ओरिजिनल पाथ से डिफ्लेक्ट हो गया, तो यहाँ पे थीटा क्या है, इट इज लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से हमने 3 केसेस स्टडी किए। फर्स्ट केस क्या था, जो अल्फा पार्टिकल हेड ऑन कॉलिजन कर रहा था वो अपने ओरिजिनल पाथ पे ही रिट्रेस हो गया ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स एक्सर्टेड बाय द एटॉमिक न्यूक्लियस। फिर जो सेकेंड अल्फा पार्टिकल था विच इज एट अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम दिस एटॉमिक न्यूक्लियस, it also experience strong repulsive force and it gets scattered by angle greater than 90 degree. The third alpha particle which is present at a large distance from this atomic nucleus, उस पे less repulsive force exert होगा और वो scatter कर रहा है by angle less than 90 degree. Clear? यहाँ से जो रिजल्ट कंक्लूड हुआ दैट इज द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड पर यूनिट एरिया। नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड को हम एन थीटा से रिप्रेजेंट करें एट स्कैटरिंग एंगल थीटा वेरीज इनवर्सली एज साइन की पावर 4 थीटा बाय 2, ठीक है। थीटा यहाँ पे क्या है, थीटा इज द स्कैटरिंग एंगल, जिस एंगल से अल्फा पार्टिकल स्कैटर कर रहे हैं उस एंगल को हम कैसे लिख रहे हैं, बाय थीटा, स्कैटरिंग एंगल। क्लियर? The entire positive charge of the atom must be concentrated in a tiny central core of the atom, ठीक है। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के बाद ये कंसीडर किया गया कि एटम का पॉजिटिव चार्ज एक स्मॉल सेंट्रल कोर में लाई करता है, उस सेंट्रल कोर को बाद में न्यूक्लियस का नेम दिया गया, ठीक है। The repulsive force between alpha particle and gold nucleus is, अल्फा पार्टिकल और गोल्ड न्यूक्लियस में जो रिपल्सिव फोर्स एक्ट कर रहा था उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना होगा, इट इज 2e, ठीक है, इट हैज 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स। गोल्ड न्यूक्लियस की बात करें तो गोल्ड न्यूक्लियस पे चार्ज कितना होगा, ZE,
upon r square, where r is the distance between अल्फा पार्टिकल एंड कोल्ड न्यूक्लियस। ठीक है, इस फॉर्मूले से हमें रिपल्सिव फोर्स बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड गोल्ड न्यूक्लियस की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट द रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट से थॉमसन मॉडल बिल्कुल डिस्कार्ड कर दिया गया और हमें ये पता लगा कि एटम का पॉजिटिव चार्ज एक एंटायर सेंट्रल कोर में लाई करता है और उस कोर को बाद में न्यूक्लियस का नेम दिया गया। सो वी कैन से दैट दिस एक्सपेरिमेंट लीड्स टू द डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस। The size of nucleus is of the order of 10 raised to power minus 15 मीटर। ठीक है, न्यूक्लियस का साइज कितने ऑर्डर का होगा? 10 raised to power minus 15 मीटर, which is very small as compared to the size of atom, which is of the order of 10 raised to power minus 10 meter. Next, the atomic nucleus is surrounded by a certain number of electrons. As we know that the atom as a whole is electrically neutral. इसका मतलब टोटल पॉजिटिव चार्ज किसके इक्वल होगा? टोटल नेगेटिव चार्ज के। These electrons revolve around nucleus in various circular orbits। ठीक है, रदरफोर्ड ने क्या कहा? जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं ये न्यूक्लियस के सराउंडिंग सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं, जस्ट एज द प्लैनेट्स डू अराउंड दी सन। जिस तरह से प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, उसी तरह इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं इन वेरियस सर्कुलर ऑर्बिट्स। अब यहाँ पे देखो, जब इलेक्ट्रॉन्स कंसिडर कर लो, ये हमारे पास न्यूक्लियस है। ठीक है, इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे अराउंड द न्यूक्लियस, दे रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? दिस सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इस सेंट्रीपिटल फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल। देखो, रदरफोर्ड ने क्या कहा? न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें पता है जब कोई चार्ज्ड पार्टिकल सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो हर एक पॉइंट पे देखो उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। अगर मान लेते हैं कि इसकी स्पीड कांस्टेंट है, बट हर एक पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, जिसके कारण वेलोसिटी चेंज होगी। ठीक है, जब वेलोसिटी चेंज होगी तो पार्टिकल कैसे मोशन में होगा? एक्सीलरेटेड मोशन में होगा। ठीक है, जब कोई भी चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेटेड मोशन में मूव कर रहा हो तो उस टाइम पे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एमिट करेगा। ठीक है, अब जब ये इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, दैट इज एनर्जी को रेडिएट कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब टाइम के साथ इनकी एनर्जी क्या होगी? लेस होगी, क्योंकि वो एनर्जी को लूज कर रहे हैं। तो धीरे धीरे इनकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा लेस हो जाएगी और फाइनली ये इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर फॉल कर जाएंगे। तो इस केस में हमारा एटम क्या बन जाएगा? अनस्टेबल बन जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। जैसा कि हम सब जानते हैं द मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। एटम स्टेबल है, ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल एटम्स क्या आ रहे हैं? अनस्टेबल आ रहे हैं, विच इज नॉट ट्रू। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि रदरफोर्ड मॉडल में भी लिमिटेशंस थी, जिसको इम्प्रूव किया गया बाय नील्स बोहर। ठीक है, तो इसके बाद हम इसी चैप्टर में बोहर्स मॉडल को भी स्टडी करेंगे। ये हमने रदरफोर्ड मॉडल के बारे में बहुत डिटेल में स्टडी कर लिया। नेक्स्ट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। देखो, पहले समझते हैं कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है। कंसीडर कर लो ये हमारे पास अल्फा पार्टिकल है विच इज मूविंग टूवर्ड्स द एटॉमिक न्यूक्लियस। ठीक है, अब ये अल्फा पार्टिकल अप टू अ सर्टेन डिस्टेंस तक मूव करेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इस डिस्टेंस तक
ये मूव कर रहा है, फिर यहाँ पे एटॉमिक न्यूक्लियस इस पे रिपल्सिव फोर्स एक्सर्ट करना स्टार्ट कर देगा, जिसके कारण इस पॉइंट पे इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी और यहाँ पे जितनी भी इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी वो पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, फिर ये अल्फा पार्टिकल वापस जिस पाथ से आ रहा था उसी पाथ को रिट्रेस कर जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है जहां तक अल्फा पार्टिकल मूव कर पाया क्लोज टू दिस एटॉमिक न्यूक्लियस, ठीक है, इस डिस्टेंस को हम आर नोट बोलते हैं। आर नोट यहाँ पे क्या है, द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, the distance at which the entire kinetic energy of alpha particle is converted into electric potential energy and alpha particle is repelled by nucleus and it retraces its path turning through 180 degree is called the distance of closest approach. Clear? अब बात करते हैं इसकी एक्सप्रेशन के बारे में। Let the charge on alpha particle, the charge on alpha particle कितना होगा? Alpha particle has 2 protons and 2 neutrons. So the charge on alpha particle Q1 is plus 2e. ठीक है, अल्फा पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज होता है इसलिए यहाँ पे हम पॉजिटिव साइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। Now the charge on nucleus, charge on न्यूक्लियस, एटॉमिक न्यूक्लियस पे चार्ज हम कितना ले रहे हैं, प्लस जेड ई, where Z is the atomic number of the atomic nucleus. नेक्स्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अगर बात करें, ठीक है, अगर यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, एट डिस्टेंस आर नोट। कितने डिस्टेंस की बात करें हम, आर नोट, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज ऑन न्यूक्लियस जेड डी बाय डिस्टेंस क्या है, आर नोट। क्लियर? वेयर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखो एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 9 into 10⁹9 and its SI units are न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। फर्स्ट चैप्टर में हम ये स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल एट डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस हमें लेना है, आर नोट, एट डिस्टेंस आर नोट फ्रॉम न्यूक्लियस। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, देखो वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल इनटू चार्ज। ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, पोटेंशियल इनटू चार्ज। पोटेंशियल का एक्सप्रेशन हमारे पास है, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल। लिख लेते हैं, पोटेंशियल है जेड ई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट इनटू चार्ज। व्हाट इज द चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, इट इज 2e। चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इज 2e। नाउ वी हैव टू फाइंड द काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हमने फाइंड कर ली, अब हमारा काम क्या है, काइनेटिक एनर्जी को फाइंड करना है। फिर हम क्या कहेंगे, एट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो पहले हमने पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड कर लिया, अब हम काइनेटिक एनर्जी को फाइंड कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल ऑफ मास m। मास हम कितना ले रहे हैं अल्फा पार्टिकल का, m, which is moving with velocity v, moving with velocity v। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास होता है हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। Now we are saying that the collision between alpha particle and atomic nucleus is perfectly elastic, that is there is no loss of energy.
So we can say that at the distance of closest approach, at the distance of closest approach, total kinetic energy is equal to total potential energy. यहाँ पे हम लिख रहे हैं टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हमारे पास है हाफ mv² विच इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी क्या है? Ze इंटू 2E अपॉन 4πε0 r0. यहां से हम r0 दैट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की एक्सप्रेशन को फाइंड कर सकते हैं. देखो r0 हमारे पास क्या बन जाएगा? Ze इंटू 2E अपॉन 4πε0 इंटू में यहाँ पे क्या आ जाएगा? हाफ mv². ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी हाफ mv². ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया फॉर द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. ये फॉर्मूला आपको वैसे भी लर्न होना चाहिए फॉर दी न्यूमेरिकल्स. ठीक है, अगर इसके बेस न्यूमेरिकल्स आते हैं तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले को हम वहां पे अप्लाई कर सकते हैं. r0 देखो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है. इट इज इक्वल टू द चार्ज ऑन न्यूक्लियस into the charge of alpha particle upon 4πε0 into kinetic energy of the alpha particle. Clear? Next is impact parameter. Impact parameter क्या होता है? It is the perpendicular distance of the initial velocity vector of the alpha particle from the central line of the nucleus when particle is far away from the nucleus of the atom. देखो समझो, कंसीडर कर लो ये हमारे पास क्या है? एटॉमिक न्यूक्लियस है. ठीक है, हैविंग पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज द सेंट्रल लाइन ऑफ द न्यूक्लियस. ये हमने क्या ली है? सेंट्रल लाइन ऑफ द न्यूक्लियस. अब हम एक अल्फा पार्टिकल कंसीडर करें विच इज एट ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल लाइन ऑफ द न्यूक्लियस. यहाँ पे हमारे पास क्या है? अल्फा पार्टिकल है. ठीक है, विच इज मूविंग लाइक दिस. जैसे ही ये न्यूक्लियस के क्लोज आएगा, ड्यू टू द रिपल्सिव फोर्स ऑफ द न्यूक्लियस ये इस तरह से डिफ्लेक्ट कर जाएगा. ठीक है, यहाँ पे देखो एंगल हमारे पास क्या बनेगा? थीटा. दिस इज द एंगल theta by which it gets scattered or deflected. अब इम्पैक्ट पैरामीटर यहाँ पे क्या होगा? जो ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? इम्पैक्ट पैरामीटर. और इसको हम b से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, इम्पैक्ट पैरामीटर को हम b से रिप्रेजेंट करते हैं. देखो बात करते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर के बारे में. एनालिटिकली रदरफोर्ड ने जो इम्पैक्ट पैरामीटर का एक्सप्रेशन हमें दिया. ठीक है, रदरफोर्ड ने इम्पैक्ट पैरामीटर का जो रिलेशन हमें दिया इन टर्म्स ऑफ स्कैटरिंग एंगल थीटा, दैट इज b इज इक्वल टू 1/4πε0 Ze² कोट θ/2 अपॉन e. यहाँ पे 1/4πε0. देखो ε0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. जेड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द न्यूक्लियस. ठीक है, थीटा क्या है? दिस इज द स्कैटरिंग एंगल एंड ई इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल. ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल बाय विच अल्फा पार्टिकल इज मूविंग टूवर्ड्स द एटॉमिक न्यूक्लियस. अलग अलग केसेस की अगर यहाँ पे बात करते हैं, केस फर्स्ट. ठीक है, फर्स्ट केस क्या है? व्हेन इम्पैक्ट पैरामीटर को हम b से रिप्रेजेंट करें. व्हेन इम्पैक्ट पैरामीटर इज लार्ज. देखो जब इम्पैक्ट पैरामीटर लार्ज होगा, फोर्स हमें पता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. ठीक है,
जब इम्पैक्ट पैरामीटर लार्ज होगा तो फोर्स इस केस में क्या होगी, लेस होगी, ठीक है, फोर्स इज लेस, as we know that force is inversely proportional to the square of the distance. So we can say that in this case when impact parameter is large, the alpha particle deviates by smaller angle, ठीक है, इसमें अल्फा पार्टिकल डेविएट करेगा बाय स्मॉलर एंगल। अब केस सेकंड की अगर बात करें, केस सेकंड क्या है, व्हेन इम्पैक्ट पैरामीटर बी इज स्मॉल, जब इम्पैक्ट पैरामीटर स्मॉल होगा तो उस केस में फोर्स लार्ज होगा, ठीक है, फोर्स इज लार्ज एज फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। फोर्स लार्ज होगा इसका मतलब अल्फा पार्टिकल यहाँ पे डेविएट करेगा, अल्फा पार्टिकल डेविएट्स बाय लार्जर एंगल, ठीक है, बाय बिगर एंगल और बाय लार्जर एंगल। थर्ड केस स्टडी करते हैं। थर्ड केस हमारा यहाँ पे बनेगा व्हेन अल्फा पार्टिकल suffers head-on collision with nucleus, इस केस में इम्पैक्ट पैरामीटर हमारा क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। देखो इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंट्रल लाइन। अब हम क्या कह रहे हैं कि जो अल्फा पार्टिकल है वो हेड ऑन कॉलिजन कर रहा है, तो उस केस में बी क्या होगा, हमारा 0 होगा, तभी तो अल्फा पार्टिकल सेंट्रल लाइन के अलोंग मूव करेगा। सो वी कैन से दैट फॉर हेड ऑन कॉलिजन विद द न्यूक्लियस द इम्पैक्ट पैरामीटर इज सेट टू बी 0 एंड द अल्फा पार्टिकल विल रीबाउंड, ठीक है, रीबाउंड करेगा, इट रिट्रेसेस इट्स ओन पाथ लाइक अ बॉल थ्रोन अगेंस्ट अ वॉल, ठीक है, इस केस में वो स्कैटर करेगा, डेविएट करेगा बाय एंगल ऑफ 180 डिग्री। क्लियर, दिस इज ऑल अबाउट द इम्पैक्ट पैरामीटर। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स। देखो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स बेसिकली क्या है, it is the energy of the electron revolving in the circular orbit in Rutherford model, ठीक है, हमें बेसिकली यहाँ पे एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करनी है विच आर रिवॉल्विंग इन ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट्स इन रदरफोर्ड मॉडल। इसके लिए देखो कंसीडर करो यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस के सराउंडिंग सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब लेट करो, देखो यहाँ पे ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है हमारे पास, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इन सर्कुलर ऑर्बिट, इसका मतलब यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सर्ट करेगा। अब वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटॉमिक न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या एक्ट करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाएगा इन दिस डायरेक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करेगा टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन, ठीक है, विच इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। फिगर क्लियर है? अच्छा चलो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं, एफ सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स which is required to keep a revolving electron in its orbit, ठीक है, in its orbit। फिर हम बात करें एफ ई यहाँ पे क्या है, इट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन
revolving electron between revolving electron and nucleus अब हम क्या कह रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इन ऑर्बिट अराउंड द एटॉमिक न्यूक्लियस, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर अ स्टेबल ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम। हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं। उस केस में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसके इक्वल होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल होगा, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? mv² बाय आर, दैट इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स mv² बाय आर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारे पास होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज ऑन न्यूक्लियस। देखो चार्ज ऑन न्यूक्लियस हम लेते हैं Ze, वेयर Z इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द न्यूक्लियस, एंड द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पे चार्ज का मैग्नीट्यूड हम क्या ले रहे हैं? E अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। डिस्टेंस को हम r से रिप्रेजेंट करें, इट बिकम्स r²। अब हाइड्रोजन एटम के लिए बात कर रहे हैं तो Z क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी mv² बाय आर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E² बाय r², ठीक है। ये इक्वेशन बन गई हमारे पास। अब हमें क्या करना है? यहाँ पे mv² की वैल्यू को फाइंड करना है ताकि हम काइनेटिक एनर्जी को बहुत इजीली फाइंड कर सके। एक r यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, mv² हमारे पास बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E² बाय r। अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या फॉर्मूला होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का? इट इज हाफ mv², ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। mv² की वैल्यू इस इक्वेशन से पुट कर सकते हैं हम, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ जाएगी हाफ इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E² बाय आर, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो E² बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अगर आप इसको इसी फॉर्म में लिखते हो तो ये आपके लिए न्यूमेरिकली सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की डायरेक्ट वैल्यू हमें पता है, इट इज 9 × 10⁹, ठीक है। बट अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहते हो तो आप ऐसे भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हम U से रिप्रेजेंट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी को। इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E क्या है? द चार्ज ऑन हाइड्रोजन एटम, ठीक है, इनटू द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इस केस में हम चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कंसीडर करेंगे, साइन को कंसीडर करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के केस में, ठीक है। ये क्या बन जाएगा? -E अपॉन r, डिस्टेंस बिटवीन एटॉमिक न्यूक्लियस एंड रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम्स -E² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। नेगेटिव साइन यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है? नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस, ठीक है। नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस। यहाँ पे हम लिख लेते हैं नेगेटिव साइन indicates that electron is bound to nucleus, electron is bound to nucleus. Now we have to find the total energy, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम,
इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या है, इट इज ई स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। यहां से ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर को कॉमन ले सकते हैं। ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा 1/2 माइनस 1 हाफ माइनस 1 विच इज इक्वल टू माइनस हाफ। इट बिकम्स माइनस ई स्क्वायर बाय 2 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। या फिर आप लिख सकते हो द टोटल एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज minus e square by 8 pi epsilon naught r. This is the expression for total energy of the revolving electron in hydrogen atom. आप देख सकते हो the total energy of electron in hydrogen atom is नेगेटिव। टोटल एनर्जी हमारे पास क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू दी न्यूक्लियस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू दी न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के साथ बाउंडेड है इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स दैट इज द इलेक्ट्रॉन इज नॉट फ्री, द इलेक्ट्रॉन इज नॉट free to leave the orbit, is not free to leave the orbit around the nucleus. ठीक है, it is not free to leave the orbit around the nucleus, it is bounded to the nucleus. Clear? So students, this is all about the Thomson model and Rutherford model of atom. Now our next topic is Bohr's model of hydrogen atom. अब थॉमसन मॉडल एंड रदरफोर्ड मॉडल की लिमिटेशंस के बाद नील्स बोहर ने अपना मॉडल दिया। ठीक है, इसके 3 बेसिक पॉस्टुलेट्स थे। हम उन तीनों पॉस्टुलेट्स को 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। पहले बात करते हैं अबाउट दी बोहर्स फर्स्ट पॉस्टुलेट। फर्स्ट पॉस्टुलेट क्या था? This postulate defines that an electron in an atom can revolve only in certain stable orbits with fixed energy values. इसका मतलब क्या है? देखो, हमें पता है कि एटम के अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। रदरफोर्ड ने इसकी डिस्कवरी की थी। ठीक है, अब कंसीडर कर लो यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है, दिस इज अवर न्यूक्लियस। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं इन सर्कुलर ऑर्बिट्स लाइक दिस। द टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम इज इक्वल टू द टोटल नेगेटिव चार्ज, सो एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब हम क्या कर रहे हैं, हम कंसीडर करें कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है जो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट। द रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर ऑर्बिट इज आर। न्यूक्लियस का चार्ज हम ले रहे हैं जेड ई। जेड इज द एटॉमिक नंबर, दैट इज जेड इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे एम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज मूविंग विद वेलोसिटी। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हम ले रहे हैं v, विच इज मूविंग विद वेलोसिटी v इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r, इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r। जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, इट रिक्वायर्स सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, दैट इज mv² बाय r। क्लियर, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, mv² बाय r। नाउ अब इस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट करेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्ज ऑन न्यूक्लियस जेड डी इंटू चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन बाय क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाएगा, आर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है,
अब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, इसका मतलब ये दोनों फोर्सेस क्या है, एक दूसरे को बैलेंस करेंगी, दैट दीज टू फोर्सेस आर इक्वल. सो वी कैन से दैट इन दिस केस सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज mv स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर बाय r स्क्वायर. क्लियर. इस पॉस्टुलेट से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही थी कि जो भी इलेक्ट्रॉन एटम के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है किसी भी फिक्स्ड ऑर्बिट में, दैट ऑर्बिट हैज़ फिक्स्ड एनर्जी वैल्यूज. क्लियर. नेक्स्ट अब हम बात करते हैं बोहर्स सेकेंड पॉस्टुलेट. नेक्स्ट इज बोहर सेकेंड पॉस्टुलेट. सेकेंड पॉस्टुलेट क्या है, दिस पॉस्टुलेट डिफाइंस दीज स्टेबल ऑर्बिट्स. इलेक्ट्रॉन्स स्टेबल ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं. अब उन ऑर्बिट्स को कौन डिफाइन कर रहा है, दैट इज बोहर सेकेंड पॉस्टुलेट. According to this, electron can revolve only in certain discrete non-radiating orbits. Non-radiating orbit called stationary orbits, for which total angular momentum of revolving electron is an integral multiple of h by 2 pi, where h is Planck's constant. इसका मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स स्टेबल ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं वो ऑर्बिट्स कैसे होंगे, दे आर स्टेशनरी ऑर्बिट्स. मतलब यहाँ पे कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं होगी बाय द इलेक्ट्रॉन्स और उनकी एनर्जी स्टेबल रहेगी. द एंगुलर मोमेंटम इज इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ h बाय 2 पाई. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन क्या होगा, mvr, विच इज इक्वल टू इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ h बाय 2 पाई, वेयर n इज इंटीजर. n यहाँ पे क्या है, इंटीजर है, जिसकी वैल्यू कैसे स्टार्ट होगी, फ्रॉम 1 2 3 एंड सो ऑन. इसको क्या बोलते हैं, n को बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. ठीक है, n को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. ये रिप्रेजेंट करता है द नंबर ऑफ ऑर्बिट्स. ठीक है. अब इस पॉस्टुलेट से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि जब इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के सराउंडिंग फिक्स्ड ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेंगे तो वो कोई भी एनर्जी को रेडिएट नहीं करेंगे और उनकी एनर्जी कांस्टेंट रहेंगी. क्लियर. और ये फिक्स्ड जो ऑर्बिट्स हैं इन्हें क्या बोलते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट्स. क्लियर. नेक्स्ट इज बोहर्स थर्ड पॉस्टुलेट. अब बोहर्स थर्ड पॉस्टुलेट क्या है, द इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी occurs only when an electron jumps from one of its specified non-radiating orbit to another. अब जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, तो वो एनर्जी की जो भी एमिशन होगी, एब्जॉर्प्शन होगी, वो कब होगी, जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करेगा. क्लियर. अब यहाँ पे लेट कर लो, इलेक्ट्रॉन क्या है, हायर से इलेक्ट्रॉन क्या है, अभी रिवॉल्व कर रहा है हायर ऑर्बिट में. अब वो जंप कर रहा है फ्रॉम हायर टू लोअर ऑर्बिट, तो इस केस में वो एनर्जी को रेडिएट करेगा. और ये एनर्जी किसके इक्वल होगी, लेट कर लो हायर ऑर्बिट की एनर्जी हम E2 ले रहे हैं, इनर ऑर्बिट की एनर्जी हम E1 ले रहे हैं. इन दोनों का डिफरेंस किसके इक्वल होगा, E2 माइनस E1. दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी द इलेक्ट्रॉन विल रेडिएट. ठीक है, जब वो जंप करेगा फ्रॉम हायर टू लोअर ऑर्बिट. फिर अगर मान लो इलेक्ट्रॉन इनर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है और अब वो जंप कर रहा है फ्रॉम इनर टू हायर ऑर्बिट, इस केस में वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और वो एब्जॉर्ब्ड एनर्जी किसकी इक्वल होगी, दैट इज इक्वल टू दिस एनर्जी डिफरेंस. क्लियर. दिस इज बोहर्स थर्ड पॉस्टुलेट. यहाँ पे हमने लिखा हुआ है E1 इज द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इनर स्टेशनरी ऑर्बिट, E2 इज द टोटल एनर्जी इन एन आउटर स्टेशनरी ऑर्बिट. यहाँ पे जो भी रेडिएशन एमिट होगी उसकी फ्रीक्वेंसी को हम किस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं, दैट इज h म्यू इज इक्वल टू E2 माइनस E1. ठीक है, इस फॉर्मूले से हम जो भी रेडिएशन एमिट हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी को फाइंड कर सकते हैं. क्लियर. नेक्स्ट टॉपिक इज रेडियाई ऑफ बोहर्स स्टेशनरी ऑर्बिट्स. देखो
अब हमें ये बात पता लगी कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स फिक्स्ड ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। और ये कैसे ऑर्बिट्स होते हैं? दीज आर नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स, जिनमें रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन कोई भी एनर्जी को रेडिएट नहीं करते, बल्कि एनर्जी की जो भी एमिशन है, एब्जॉर्प्शन है, वो कब होगी? जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करेगा। ये बात हमें यहाँ पे क्लियर हो गई है, ठीक है। अब हमें रेडियाई की रेशियो पता करनी है ऑफ दीज सर्कुलेटिंग ऑर्बिट्स। अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल, ये रेडियाई जो इनकी रेशियो है, लेट कर लो ये वाला जो फर्स्ट रेडियस की रेशियो, इसका रेडियस हम r1 ले रहे हैं, सेकंड का रेडियस हम r2 ले रहे हैं, और थर्ड ऑर्बिट का रेडियस हम r3 ले रहे हैं। देन अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल, r1 रेशो r2 रेशो r3 इज इक्वल टू 1:4:9। अब हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। अब इस रेशो से आपको एक चीज़ क्लियर हो रही होगी कि जो ये ऑर्बिट्स हैं दे आर नॉट इक्वली स्पेस्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो द स्टेशनरी ऑर्बिट्स आर नॉट इक्वली स्पेस्ड, ठीक है। वो इक्वली स्पेस्ड नहीं है। अब हमें ये प्रूव करना है, तो इसको हम देखो कैसे प्रूव कर सकते हैं। हमें पता है द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन इज फिक्स्ड, दैट इज इक्वल टू nh/2π अकॉर्डिंग टू बोहर्स सेकेंड पोस्टुलेट, जो अभी हमने डिस्कस किया था। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, mvr, विच इज़ इक्वल टू इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। अब यहाँ से हम वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा, nh/2πmr। दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन। अब हम क्या करेंगे, जो ये वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास आया है, हमारे पास फोर्स की इक्वेशन क्या बनी थी? देखो, जब कोई इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, इन दैट केस द सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r is equal to electrostatic force of attraction between the electron and nucleus। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, 1/4πε0 ZE इंटू E/r²। अब हम क्या करेंगे, वेलोसिटी का फॉर्मूला जो हमने अभी डेराइव किया है इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनेगा, m/r इंटू v², इस पूरी टर्म का स्क्वायर कर देंगे, इट बिकम्स n²h²/4π² इंटू m² इंटू r² विच इज़ इक्वल टू 1/4πε0 ZE²/r²। यहाँ से देखो हम r द रेडियस ऑफ द बोहर स्टेशनरी ऑर्बिट्स को फाइंड कर सकते हैं। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे एक m कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे देखो r² से r² कैंसिल हो जाएगा। हमें r की वैल्यू फाइंड करनी है, r को इधर ले जाते हैं, बाकी सारी टर्म्स को इधर ले आते हैं। 4πε0 डिवीज़न में है, इधर लेके आएंगे तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, ठीक है। इनटू क्या बनेगा, n²h²/4π² अपॉन ZE² इज इक्वल टू r, ठीक है। यहाँ पे देखो इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि 4 से 4 कैंसिल कर देते हैं, पाई से देखो यहाँ π² है, एक पाई कैंसिल हो जाएगा, बट फिर हमें जब मैथमेटिकल वैल्यूज़ पुट करनी होंगी तो बहुत डिफ़िकल्टी आएगी, ठीक है। तो सिंपलीफाई करने के लिए हमें पता है 1/4πε0 की डायरेक्ट वैल्यू है हमारे पास 9 × 10⁹, इसलिए हम इसको एज इट इज़ रखेंगे, ठीक है। 4πε0 को एज इट इज़ रखेंगे। आप ऐसे लिख सकते हो, आपको पता है 1/4πε0 को हम k से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। तो यहाँ पे देखो 1/4πε0 को आप k से रिप्रेजेंट कर दो, यहाँ पे k आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, n²h²/ZE² इंटू k। क्लियर ना, ये k कैसे बना,
ये देखो 1/4πε0 क्या बन जाएगा आपका k इंटू 4π²m। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, r की वैल्यू आ गई, दैट इज द रेडियस ऑफ द बोहर स्टेशनरी ऑर्बिट्स। अब हम हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन एटम के लिए z की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो यहाँ पे z को 1 पुट कर देते हैं, r हमारे पास क्या आ जाएगा, n²h²/4π²km इंटू e²। क्लियर, दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेडियाई ऑफ द स्टेशनरी ऑर्बिट्स। अब यहाँ से हमें एक बात पता लग रही है, देखो r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²। h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, 4π² कांस्टेंट टर्म है, k इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, e चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो ये सारी टर्म्स कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²। अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें तो n क्या होगा फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, 1। उस केस में r क्या होगा हमारा, 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1। जब हम सेकेंड ऑर्बिट की बात कर रहे हैं तो सेकेंड ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 2 होगी, r इस केस में क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। थर्ड ऑर्बिट के लिए बात करें तो n 3 होगा, दैट मीन्स r इज 9। तो r1 यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, r1 r2 r3। सो फ्रॉम दिस r1 रेशो r2 रेशो r3 इज इक्वल टू 1 रेशो 4 रेशो 9। यही हमें प्रूव करना था। क्लियर। फिर आप यहाँ पे देखो मैथमेटिकल वैल्यूज़ को सॉल्व करके किसी भी रेडियाई की एग्जैक्ट रेडियस की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं साइज ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। उस केस में देखो हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट के साइज क्या होगा, r किसके इक्वल होगा, r इज इक्वल टू n² इंटू h² क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड अपॉन 4 इंटू पाई² मतलब 3.14 का आप स्क्वायर कर दोगे, इंटू क्या है k की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर। देखो फॉर्मूले में आप देख सकते हो, इट बिकम्स 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर। जब आप ये पूरी वैल्यू को सॉल्व करोगे, ठीक है, आप याद भी रख सकते हो, इस पूरी वैल्यू को जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, r इज इक्वल टू n² इंटू 5.29 इंटू 10⁻11 मीटर। अब फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n क्या होगा, 1 होगा, तो रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट r किसके इक्वल आ जाएगा, इट बिकम्स इक्वल टू 5.29 इंटू 10⁻11 मीटर। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इट इज़ 0.529 इंटू 10⁻10 मीटर विच इज़ 0.529 एंगस्ट्रॉन। दिस इज़ द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, 0.529 एंगस्ट्रॉन। अब बात करते हैं सेकेंड ऑर्बिट के लिए, यहाँ पे लिखते हैं साइज ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। सेकेंड ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 2 होगी, ठीक है, तो r हमारे पास क्या आ जाएगा, r इज इक्वल टू n की जगह हम 2 पुट करेंगे, इट बिकम्स 2 का स्क्वायर इंटू 5.29 इंटू 10⁻11 मीटर। 5.29 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2.116 एंगस्ट्रॉन, ठीक है। आप सॉल्व करके देख सकते हैं, आपके पास r क्या आ जाएगा, 2.116 एंगस्ट्रॉन। क्लियर। इस तरह से आप किसी भी ऑर्बिट का साइज फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। नेक्स्ट इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर स्टेशनरी ऑर्बिट। अब इलेक्ट्रॉन
कितनी वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहे हैं इन बोहर्स ऑर्बिट, वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। देखो हमने सबसे पहले क्या डिस्कस किया था कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करेगा, ठीक है, तो उस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r किसके इक्वल होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज इक्वल टू kZe²/r²। आप देख सकते हो हमने बहुत बार ये फॉर्मूला डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ से देखो r हमारे पास क्या आ जाएगा, r बिकम्स इक्वल टू kZe²/mv², ये r की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। फिर हमने स्टडी किया कि जो ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन है उसका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होता है, फिक्स्ड होता है, दैट इज mvr, एंगुलर मोमेंटम mvr इज इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। यहाँ से r की वैल्यू क्या आ जाएगी, nh/2π इंटू mv। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 and 2 हम लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2 kZe²/mv² इज इक्वल टू nh/2πmv। m से m कैंसिल हो जाएगा, एक v यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो v हमारे पास क्या आ जाएगा, v बिकम्स इक्वल टू 2π kZe²/nh, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला आ गया हमारे पास, दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन। अब हम हाइड्रोजन एटम के लिए बात कर रहे हैं तो z क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, दैट मीन्स वेलोसिटी इज इक्वल टू 2π ke²/nh। आप ये फॉर्मूला याद भी रख सकते हो ताकि न्यूमेरिकल्स में हम इसकी डायरेक्ट वैल्यू को पुट कर सके। क्लियर। फर्दर इस फॉर्मूले से हमें एक और इन्फॉर्मेशन मिल रही है, दैट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। इसका मतलब क्या है, अगर हम हायर ऑर्बिट्स की बात करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी लेस होगी इन कंपैरिजन टू द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इनर ऑर्बिट्स। क्लियर। अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट में n इज इक्वल टू 1 के लिए ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी फाइंड करें, देन इट इज़ 2.2 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड, विच इज़ approximately or you can say which is roughly 1/137 of the velocity of light in vacuum, Clear। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या होती है, दैट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर्स स्टेशनरी ऑर्बिट। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इट इज़ द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कंप्लीटेड पर सेकेंड by the electron in a stationary orbit around nucleus, ठीक है। फ्रीक्वेंसी देखो हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी v इज इक्वल टू r ओमेगा, वेयर ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन। ओमेगा किसके इक्वल होता है, दैट इज 2π म्यू। फ्रॉम दिस वी कैन से दैट द वेलोसिटी इज इक्वल टू r into 2π mu. From this the frequency becomes velocity by 2πr, ठीक है। कंफ्यूजन मत होना, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी, लीनियर फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाला v वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या आ रही है, वेलोसिटी अपॉन 2πr। वेलोसिटी का फॉर्मूला अभी हमने डेराइव किया था, दैट इज 2π ke²/nh। पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ जाएगी 2π ke² इंटू 2πr। 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी बिकम्स इक्वल टू, फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला आ गया, दैट इज ke²/nh। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर हाइड्रोजन एटम, ठीक है। हाइड्रोजन एटम के लिए हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ गया। अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट के लिए बात करें, फॉर फर्स्ट ऑर्बिट,
फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 1 लेंगे तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी इज 6.57 इंटू 10⁻15 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड. ठीक है, दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन. नेक्स्ट अब हम बात करेंगे टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर स्टेशनरी ऑर्बिट. नेक्स्ट इज टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर स्टेशनरी ऑर्बिट. देखो, अब रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के पास दो तरह की एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. अगर हम फर्स्ट पॉस्टुलेट ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल की बात करें, ठीक है, यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, फ्रॉम फर्स्ट पॉस्टुलेट ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल. फ्रॉम दिस फर्स्ट पॉस्टुलेट से हमने क्या प्रूव किया था, द सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट इज kZe²/r². फ्रॉम दिस अब हमें क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है. तो हम क्या करेंगे, हाफ mv² की वैल्यू को फाइंड करेंगे. एक आर देखो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, अगर हम दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी. तो हम क्या लिख रहे हैं इसको, हाफ mv² इज इक्वल टू हाफ ऑफ kZe²/r. सो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू हाफ kZe²/r. Now we have to find the potential energy of the orbiting electron. Potential energy, देखो पोटेंशियल एनर्जी को कैसे फाइंड कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होगी, इट इज़ पोटेंशियल इनटू चार्ज. पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होगी, पोटेंशियल इनटू चार्ज. अगर पोटेंशियल की बात करें, द पोटेंशियल ड्यू टू न्यूक्लियस, पोटेंशियल ड्यू टू न्यूक्लियस एट एनी पॉइंट ऑन ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होगा, इट इज़ kZe/r. ठीक है, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट यूनिट में हमने डिस्कस किया हुआ है, 1/4πε0 Q/r. अब यहाँ पे 1/4πε0 को हम k से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. चार्ज और न्यूक्लियस क्या है, Ze/r. तो पोटेंशियल हमारे पास क्या बन जाएगा, kZe/r. पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड करने के लिए इस फॉर्मूले में पोटेंशियल की वैल्यू को पुट कर देते हैं. तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या आ जाएगा, kZe/r इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन दैट इज -e. ये आ जाएगा -kZe²/r. दिस इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन. टोटल एनर्जी किसके इक्वल होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. टोटल एनर्जी किसके इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी है kZe²/2r माइनस पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल है, kZe²/r. यहाँ से kZe²/r को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, ताकि हम इजीली इसको सॉल्व कर सकें. तो ब्रैकेट में हमारे पास क्या आएगा, ½ - 1 विच इज़ इक्वल टू -kZe²/2r. क्लियर, टोटल एनर्जी हमारे पास क्या आ रही है, -kZe²/2r. यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट दैट इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस एंड इज नॉट फ्री टू लीव द न्यूक्लियस, लीव द एटम. क्लियर. अब यहाँ से देखो हम इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं. r द रेडियस ऑफ द सर्कुलेटिंग ऑर्बिट्स क्या होता है, इसकी वैल्यू n² h² / 4π² m k
जेड ई स्क्वायर, ये हमारे पास आर की वैल्यू होती है। अगर हम यहाँ पे पुट कर दें एनर्जी वाली इक्वेशन में आर की इस वैल्यू को अगर हम पुट कर दें तो एनर्जी क्या आ जाएगी, माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय 2 इंटू आर एन स्क्वायर एच स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर, ये बन जाएगी इक्वेशन हमारे पास। देखो अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो एनर्जी हमारे पास क्या आ रही है, यहाँ से 2 आ जाएगा, ठीक है, माइनस 2 पाई स्क्वायर, देखो माइनस 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 इंटू एम बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर, देखो ये वाली वैल्यू बन रही है माइनस 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 इंटू एम बाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर। अगर हम हाइड्रोजन एटम के लिए बात करें तो हाइड्रोजन एटम के लिए जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे देखो के क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट 9 इंटू 10⁻⁹, जेड हाइड्रोजन एटम के लिए 1 हो गया, ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, एम मास ऑन इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg। एन ऑर्बिट्स के ऊपर डिपेंड करेगा, फर्स्ट ऑर्बिट है तो एन की वैल्यू 1 लेंगे, सेकंड ऑर्बिट है तो एन की वैल्यू 2 लेंगे। एच प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है, 6.6 इंटू 10⁻34। जब हम ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास देखो क्या आएगा, एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 21.76 बाय एन स्क्वायर इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब हमें क्या करना है, जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी को कन्वर्ट करना है। जब जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना हो तो हम डिवाइड कर देते हैं बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, एनर्जी इज इक्वल टू -21.76 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन एन स्क्वायर इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सॉल्व करते हैं इसको, देखो ये कैंसिल हो जाएगा, एनर्जी बिकम्स इक्वल टू -13.6 upon n square electron volt. This is the formula for total energy of hydrogen atom. Clear? अगर हम n की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट कर दें तो फर्स्ट ऑर्बिट की देखो एनर्जी क्या आ रही है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द लीस्ट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द इनर मोस्ट ऑर्बिट, ठीक है। इसको हम E1 से रिप्रेजेंट करें, दैट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप इस फॉर्मूले से देख सकते हो एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि अगर हम हायर ऑर्बिट्स में मूव करेंगे, ठीक है, अगर हम लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में मूव करेंगे तो जो एनर्जी है उसकी जो नेगेटिव वैल्यू है, एनर्जी की जो नेगेटिव वैल्यू है वो डिक्रीज करेगी। इसका मतलब एनर्जी इंक्रीज करेगी इन द आउटर ऑर्बिट्स, ठीक है, एनर्जी इंक्रीजेस इन द आउटर ऑर्बिट। अगर सेकेंड ऑर्बिट की बात करें, सेकेंड ऑर्बिट के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हो फॉर द सेकेंड ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट के लिए एन की वैल्यू को 2 पुट करोगे, E2 यहाँ पे क्या आ जाएगा, -13.6 अपॉन 2 का स्क्वायर दैट इज 4 विच इज इक्वल टू -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अगर थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी हमें फाइंड करनी हो तो थर्ड ऑर्बिट के लिए E3 क्या होगा, -13.6 अपॉन 3 का स्क्वायर विच इज -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड सो ऑन, ठीक है। तो आप देख सकते हो जैसे जैसे n इंक्रीज कर रहा है एनर्जी En बिकम्स लेस नेगेटिव, En बिकम्स लेस नेगेटिव, और एनर्जी जब n इनफाइनाइट हो जाएगा, जब n इनफाइनाइट हो जाएगा तो एनर्जी बिकम्स 0, ठीक है, एनर्जी बिकम्स 0। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट इज एनर्जी लेवल डायग्राम। एनर्जी लेवल डायग्राम क्या है? ए डायग्राम विच रिप्रेजेंट्स
total energies of electron in different stationary orbits of an atom. ऐसी डायग्राम्स जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जीज को रिप्रेजेंट करती है, दैट डायग्राम इज कॉल्ड एनर्जी लेवल डायग्राम. In this diagram, total energies of the electron in various stationary orbits are represented by parallel horizontal lines drawn according to some suitable energy scale. इसमें टोटल एनर्जीज को हम ड्रॉ करेंगे बाय कंसीडरिंग पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइंस. क्लियर? देखो इस तरह से हम एनर्जी लेवल डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं. हमारे पास यहाँ पे हम एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं विच इज़ इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, एनर्जी को हम ले रहे हैं इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब यहाँ पे अलग अलग सीरीज हैं. देखो n की वैल्यू 1 के लिए हमने ये लोअर एनर्जी लेवल ले लिया, फिर n की वैल्यू 2 है तो हमारे पास ये वाला एनर्जी लेवल है, फिर n की वैल्यू 3 के लिए ये वाला, फिर n की वैल्यू 4 के लिए, ठीक है, 5 के लिए. इस तरह से अलग अलग एनर्जी लेवल्स हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं. ठीक है, आप देख सकते हो इसके लिए n की वैल्यू 1 है, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट. अब इलेक्ट्रॉन्स जब हायर से लोअर ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं तो वो एनर्जी को रेडिएट करते हैं. ठीक है, अब हायर से मान लो इलेक्ट्रॉन 4th से फर्स्ट में आ रहा है, ठीक है, 3rd से फर्स्ट में आ रहा है, 2nd ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है. तो इस तरह से यहाँ पे जो सीरीज बनेगी, जो ग्रुप बनेगा, उसको हम क्या बोलते हैं? लाइमैन सीरीज, फर्स्ट सीरीज. ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है. फर्स्ट सीरीज हमारी क्या होती है? लाइमैन सीरीज. अब सेकंड, जब इलेक्ट्रॉन्स हायर ऑर्बिट, ठीक है, से सेकंड लेवल में, सेकंड एनर्जी लेवल में मूव करेंगे तो उस ग्रुप को, उस रेडिएशंस के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? बाल्मर सीरीज. लाइक दिस. ठीक है, इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो. ये आपके पास कौन सी सीरीज आ जाएगी? बाल्मर सीरीज. जब n इज इक्वल टू 3 इस लेवल पे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे लाइक दिस, तो ये कौन सी सीरीज बन जाएगी हमारे पास? पास-चन. 4th वाले पे अगर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो वो वाली कौन सी होगी हमारी? 4th वाली, दैट इज ब्रैकेट. 4th वाली को हम क्या बोलते हैं? ब्रैकेट. और 5th वाली को हम क्या बोलते हैं? फुंड सीरीज. ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी लेवल से 5th एनर्जी लेवल पे आ रहे हैं तो वो कौन सी बन जाएगी? हमारी फुंड सीरीज. क्लियर? इनके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अलग अलग सीरीज के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, आप बोल सकते हो दिस इज द एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन एटम. अब जैसे जैसे n इंक्रीज कर रहा है, देखो आप देख सकते हो डायग्राम में, जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, ये जो लेवल्स है, एनर्जी लेवल्स हैं, ये एक दूसरे के क्लोजर आ रहे हैं. ठीक है, एक दूसरे के ये क्लोजर आ रहे हैं. और हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास होता है नेगेटिव ऑफ 13.6 बाय n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, इस फॉर्मूले की हेल्प से आप अलग अलग लेवल्स में एनर्जी को फाइंड कर सकते हो. नेक्स्ट इज बोहर्स एक्सप्लेनेशन ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम. देखो अलग अलग हमने यहाँ पे लेवल्स ड्रॉ किए हैं फॉर हाइड्रोजन एटम. दिस इज n इज इक्वल टू 1, यहाँ पे n की वैल्यू 2 हो जाएगी, यहाँ पे 3, 4, 5, 6 एंड 7 एंड सो ऑन. ठीक है, आप और भी बहुत सारे एनर्जी लेवल्स को यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो. सबसे पहले हमने स्टडी किया था लाइमैन सीरीज. सबसे पहली सीरीज का क्या नेम होता है? लाइमैन सीरीज. ये सीरीज फॉल करती है इन द अल्ट्रा वायलेट रीजन. ठीक है, लाइमैन सीरीज किस में फॉल करती है? इन द अल्ट्रा वायलेट रीजन. इसके लिए देखो वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या था? 1/λ इज इक्वल टू राइडबर्ग्स कांस्टेंट r इंटू 1/1 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या था? n2 का स्क्वायर. n2 की वैल्यू यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट होगी? फ्रॉम 2, 3, 4 एंड सो ऑन.
1/λ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेव नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप इसको म्यू बार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है, वेव नंबर विच इज इक्वल टू r इंटू 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, लाइक दिस। अब लाइमन सीरीज कब ऑब्टेन होती है, जब इलेक्ट्रॉन्स हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करते हैं, ठीक है। तो लाइमन सीरीज को देखो हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हायर से किस में आ रहे हैं, फर्स्ट वाले में आ रहे हैं, ठीक है, लाइक दिस। ये n इज इक्वल टू 1 है हमारे पास। तो ये कौन सी सीरीज है हमारे पास, दिस इज लाइमन सीरीज। फिर सेकेंड सीरीज की बात करते हैं। सेकेंड सीरीज हमारे पास है बाल्मर सीरीज। सेकेंड इज बाल्मर सीरीज, ये विजिबल रीजन में लाई करती है, ठीक है। बाल्मर सीरीज लाइज इन द विजिबल रीजन। इसके लिए देखो फॉर्मूला सेम रहेगा, ठीक है, 1/λ, या फिर हम सीधा वेव नंबर म्यू बार से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इट इज इक्वल टू राइडबर्ग कांस्टेंट r इंटू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, 1 की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। n2 की वैल्यू यहाँ पे स्टार्ट होगी फ्रॉम 3, 4, 5 एंड सो ऑन। अगर हमें यहाँ पे डायग्राम में बाल्मर सीरीज को रिप्रेजेंट करना है तो देखो आप इस तरह से कर सकते हो, 2 वाले पे अब इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है, जंप करेंगे लाइक दिस फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल्स। तो ये कौन सी सीरीज बन गई हमारे पास, दिस इज बाल्मर सीरीज, दिस इज बाल्मर सीरीज। फिर हम बात करते हैं थर्ड, दैट इज पास्चन सीरीज। थर्ड कौन सी है हमारे पास, पास्चन सीरीज। पास्चन सीरीज लाइज इन द इंफ्रारेड रीजन। पास्चन सीरीज कौन से रीजन में लाई करी है, इंफ्रारेड रीजन। इसके लिए वेव नंबर को हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय r इंटू 1/3 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर। n2 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। 3 वाले पे इलेक्ट्रॉन्स जंप करेंगे लाइक दिस फ्रॉम हायर टू लोअर। ये कौन सी सीरीज बन गई हमारे पास, पास्चन सीरीज। सिमिलरली आप बाकी सीरीज के लिए बात कर सकते हो। फोर्थ हमारे पास होती है ब्रैकेट सीरीज, ठीक है। ब्रैकेट सीरीज ऑल्सो लाइज इन द इंफ्रारेड रीजन। ये वाली सीरीज भी इंफ्रारेड रीजन में लाई करेगी। वेव नंबर का फॉर्मूला इसके लिए होगा r इंटू 1/4 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर। n2 की वैल्यू स्टार्ट होगी 5 से, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं n इज इक्वल टू 5 के लिए ये वाला ऑर्बिट है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से हायर से लोअर पे आएंगे। तो ये सीरीज हमारी कौन सी हो गई, ब्रैकेट, ठीक है। थर्ड और फोर्थ, सॉरी ब्रैकेट के लिए किस पे आएंगे, फोर्थ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे, फोर्थ वाले पे आएंगे लाइक दिस। ब्रैकेट के लिए फोर्थ वाले पे आएंगे। फिफ्थ वाले पे कब आएंगे, जब सीरीज कौन सी होगी, फुंट सीरीज, ठीक है। फिफ्थ है हमारे पास फुंट सीरीज। इसके लिए देखो अगेन जो स्पेक्ट्रम होगा वो लाई करेगा इन द इंफ्रारेड रीजन और वेव नंबर हमारे पास होगा राइडबर्ग कांस्टेंट r इंटू 1/5 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर। n2 की वैल्यू क्या होगी, 6, 7 एंड सो ऑन, ठीक है। अफुंट सीरीज के लिए 5 वाले पे इलेक्ट्रॉन्स जंप करेंगे लाइक दिस। तो ये कौन सी सीरीज है हमारे पास, फुंट सीरीज, क्लियर। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द एनर्जी लेवल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू सो मच।